डाइलेक्ट्रिक, जो बार बार हम पढ़ते आए हैं ये वर्ड, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक की स्टडी कर लेते हैं पहले, बाकी चैप्टर की बातें बाद में करेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स क्या है ये डाइलेक्ट्रिक्स? जैसे ग्लास हमने बात की थी, ग्लास, एक मैंने ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ली, तो क्या होगा कि ग्लास का जो नियरर एंड है, जो पास वाला सिरा है, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, दूसरे वाला सिरा पॉजिटिवली चार्ज। और मैं एक बॉडी और यहाँ कोई रख दूं, तो इस पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस से बॉडी पर भी, तीसरी इस बॉडी पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। नियरर एंड निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, फारदर एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाना है। ये मटेरियल है ग्लास। ग्लास अपने आप में नॉन कंडक्टर है। क्या है? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का ये नॉन कंडक्टर है। और इलेक्ट लेकिन इससे देखो ध्यान से क्या काम किया, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। बॉडी ए का इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसने कंडक्ट कर दिया बॉडी बी तक, बिना किसी टच के, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। खुद अपने आप में ये इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, फिर भी इसने इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंडक्ट कर दिया। ऐसा मटेरियल हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? द मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को तो ये कंडक्ट नहीं करता, इस गिलास ने ए का चार्ज कंडक्ट नहीं करा बी बी तक, लेकिन इफेक्ट तो कुछ ना कुछ कंडक्ट कर ही दिया। बस इस प्रॉपर्टी को, या जो मटेरियल इस तरह का इफेक्ट शो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है। और प्रैक्टिकली सीधी बात है, सीधी बात है, ऑल द नॉन कंडक्टर्स, all the non-conductors, all the non-conductors of electricity are क्या? डाइलेक्ट्रिक। सारे के सारे जो नॉन कंडक्टर्स हैं, वो चाहे ग्लास है, पेपर है, ऑयल है, कुछ भी है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करते, नॉन कंडक्टर है, उस सब के सब डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक होते हैं दो तरह के, दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं। एक डाइलेक्ट्रिक होते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, जैसे पेपर है, ऑयल है, माइका है, प्लास्टिक है, और ग्लास है, ये सब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हर एक मटेरियल कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो एटम होते हैं, या होते हैं आयंस, या फिर होते हैं क्या? मॉलिक्यूल्स, या फिर होते हैं मॉलिक्यूल्स। एटम है, आयन है, या फिर मॉलिक्यूल्स है। एटम जो मोनो एटॉमिक गैसेज है, वो सारे, उनका मॉलिक्यूल, उनका एटम एक ही है। और जितने भी मेटल हैं वो सब एटॉमिक स्ट्रक्चर के होते हैं। आयंस जो आयनिक मटेरियल है, जैसे आपका NaCl है, NaCl इट इज मेड अप ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन। बाकी जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो सब के सब मॉलिक्यूल है, जैसे कि आपका ऑयल हो गया, या पेपर है, या कुछ और चीजें। तो
या तो एटम से मिलकर बने, या आयन से मिलकर बने, या मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए, इन तीनों में से ही कोई एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाइलेक्ट्रिक हैं जिन आयन को, आयन का तो यहाँ हिसाब है ही नहीं, आयन से मिलकर नहीं बने होते ये, या तो ये एटॉमिक होंगे या फिर मॉलिक्यूलर होंगे। एटॉमिक भी नहीं होते, एटॉमिक क्योंकि एटॉमिक नॉन पोलर तो सिर्फ और सिर्फ आपकी नोबल गैसेज है। एटॉमिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक केवल आपके नॉन पोलर गैसेज हैं और कुछ भी नहीं है, जीरो ग्रुप एलिमेंट। तो इन्हें भी हम डाइलेक्ट्रिक की तरह यूज नहीं कर सकते क्योंकि गैस है ये। सीधी सीधी बात है, मॉलिक्यूल्स। एक ऐसा मटेरियल जिसके मॉलिक्यूल्स अपने आप में डाइपोल नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहलाता है। नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ये मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल के रूप में नहीं है। कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल के रूप में नहीं है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखो आप जरा। कुछ डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूल खुद अपने आप में, खुद अपने आप में छोटे छोटे डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसका बेस्ट एग्जांपल है HCl गैस या वाटर H2O। HCl only in gaseous state, not in aqueous solution, gaseous state। या वाटर है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि HCl में एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन ने आपस में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी की। साझेदारी करने से पहले तो ये क्लोरीन ने इससे रिक्वेस्ट कर रखी थी, भाई दे दे मुझे एक इलेक्ट्रॉन, साझा कर लेते हैं, तेरे पे भी एक इलेक्ट्रॉन कम, मेरे पे भी एक इलेक्ट्रॉन कम, साझा कर लेते हैं, दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन साझा करने के बाद क्या हुआ, इसके दिल में आ गई बेईमानी। इसने उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ गया, हल्का सा निगेटिव। और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन से दूर हो गया, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हर एक मॉलिक्यूल। इसी तरह वाटर भी होता है। वाटर आप अच्छी तरह जानते हो, ऑक्सीजन पर हल्का सा निगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर, दोनों ही हाइड्रोजन पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ भी वही है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ को खिसक गए और हाइड्रोजन से दूर चले गए। तो ये वाटर मॉलिक्यूल अपने आप में एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यानी ये वाटर मॉलिक्यूल, अगर मेरे पास ये वाटर है, तो इस वाटर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब अपने आप में छोटे छोटे डाइपोल्स हैं, छोटे छोटे डाइपोल्स हैं। इनमें से हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में एक कंप्लीट डाइपोल है। हर मॉलिक्यूल का एक सिरा नेगेटिव है, दूसरा सिरा पॉजिटिव है, एक सिरा नेगेटिव है, दूसरा सिरा पॉजिटिव है, एक सिरा नेगेटिव है, दूसरा सिरा पॉजिटिव है, एक सिरा नेगेटिव है, दूसरा सिरा पॉजिटिव है। लेकिन एज ए होल अगर आप पूरा का पूरा स्पेसिमेन देखें, एज ए होल पूरा स्पेसिमेन डाइपोल नहीं है। यहाँ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल भी डाइपोल नहीं है, जबकि ये आपका है पोलर पोलर डाइलेक्ट्रिक में इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, पोलर डाइलेक्ट्रिक का एवरी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इटसेल्फ। यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बात समझ आई। दो तरह के हो गए डाइलेक्ट्रिक, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा हो गया कौन सा डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, इतनी बात। अब देखिए ध्यान से, यहां अगर मैं लिखूं इस एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p वेक्टर 0 है। क्यों? क्योंकि इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पर पॉजिटिव और निगेटिव है ही नहीं। तो एवरी
dipole moment of every constituent particle is zero. और अगर पूरे के पूरे स्पेसिमेन को देखा जाए, पूरे के पूरे स्पेसिमेन को ना इधर पॉजिटिव है ना इधर नेगेटिव है, तो ये तो एक पार्टिकल के लिए हो गया, फॉर ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल के लिए पी वेक्टर जीरो, ठीक है। फॉर स्पेसिमेन पी वेक्टर अगेन जीरो। स्पेसिमेन का मतलब जो मटेरियल हमने अपने हाथ में लिया हुआ, जो स्ट्रक्चर हमारे हाथ में है, फिजिकल स्ट्रक्चर, ये स्पेसिमेन कहलाता है। इसका नेट डाइपोल मोमेंट ये भी क्या है, ये भी जीरो है, ठीक है। अब यहां देखें आप, यहां देखें आप कि इस पोलर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का हर पार्टिकल अपने आप में एक छोटा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। तो for each particle p vector is not zero, whatever it is not zero। समझ रहे हैं बात को? p vector is not zero for each particle। यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच पार्टिकल इज जीरो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नॉन जीरो, इज नॉन जीरो। कुछ भी होता रहे लेकिन जीरो तो नहीं है, ठीक है। एज ए होल, फॉर द स्पेसिमेन एज ए होल, डाइपोल मोमेंट इज जीरो because there is no charge, no electric charge developed on any of surface। अब यहां आ जाए इस पोलर पर, पोलर पर आ जाए तो फॉर फॉर द स्पेसिमेन एज ए होल, फॉर द स्पेसिमेन एज ए होल, फॉर द स्पेसिमेन एज ए होल, इसके लिए भी पी वेक्टर आपका जीरो है। अब क्यों है ये जीरो, जबकि इसमें से हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, तो भी पूरे के पूरे स्पेसिमेन एज ए होल इसका डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों है? रीजन, in the absence of external electric field, in the absence of external electric field, constituent dipoles are oriented randomly forming closed चेन बना करके रैंडमली ओरिएंटेड है, ये रैंडमली ओरिएंटेड है क्लोज चेन बना करके, ठीक है। अब कैसे? ये एक स्पेसिमेन है, ये आपके पास पोलर डाइलेक्ट्रिक का एक स्पेसिमेन है, ठीक है। तो ये डाइपोल्स हो गए। अब ये डाइपोल इस तरह से ओरिएंटेड है कि ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के बिल्कुल ठीक बराबर में किसी दूसरे डाइपोल का निगेटिव, ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के बराबर में निगेटिव, ये पॉजिटिव, एक क्लोज चेन बना ली इन्होंने, क्लोज चेन बना ली। तो क्या हुआ इस क्लोज चेन बनाने से, मैं अलग से बना के दिखाऊंगा आपको। या तो तीन पार्टिकल की एक चेन बन जाएगी, या ऐसा भी संभव है कि ये चार पार्टिकल हो, इनकी क्लोज चेन बन जाए, माइनस प्लस माइनस प्लस, चार पार्टिकल की बन जाए। या ऐसा भी पॉसिबल है कि हजारों लाखों करोड़ों पार्टिकल्स मिलकर के एक क्लोज्ड चेन बना रहे हो। और ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल क्या होता ही है अक्सर, कि कोई एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मोर देन वन चेन का पार्ट है। देखिए ध्यान से आप, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये वाला पार्टिकल देखो आप, ये ऊपर वाली चार चार डायपोल से मिल बनने वाली चेन का भी पार्ट है, और ये नीचे जितने पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 बनाए मैंने, इन सात
डाइपोल से मिलकर बनने वाली क्लोज्ड चेन का भी पार्ट है। One dipole, each dipole may be the part of one closed chain or may be the part of more than one closed chain, but every particle is a part of some closed chain. कोई भी पार्टिकल पूरे के पूरे, इवन यहाँ कोने पर रखा हुआ पार्टिकल भी, बिल्कुल जो कोने पर रखा हुआ डाइपोल है, वो भी किसी ना किसी चेन का हिस्सा जरूर होगा, किसी ना किसी चेन का हिस्सा जरूर होगा। एक चेन हो सकता है यहाँ बन रही हो, ऐसे बन रही हो, ये वाला पार्टिकल इस चेन में भी आ गया, इस चेन में भी आ गया, इस चेन में भी आ गया, ये पार्टिकल ऊपर वाली चेन में, इसमें चेन में। एवरी पार्टिकल इज अ पार्ट ऑफ सम क्लोज्ड चेन। हर पार्टिकल किसी ना किसी चेन का हिस्सा है, कम से कम एक चेन का हिस्सा है, एक से ज्यादा का भी हो सकता है। अब ये क्लोज चेन बनाने से हुआ क्या, इस क्लोज चेन के फॉर्मेशन से हुआ क्या? मैं सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तीन वाला। तीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तीन कंस्टिट्यूएंट डाइपोल्स हैं। इन तीन कंस्टिट्यूएंट डाइपोल्स ने मिलकर के एक क्लोज्ड चेन बना ली, एक क्लोज चेन बना ली, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब क्या हुआ देखो इस पॉजिटिव से निकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और पॉजिटिव से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निगेटिव में जाकर खत्म। पॉजिटिव से निकली, निगेटिव में खत्म, पॉजिटिव से निकली, निगेटिव में खत्म, पॉजिटिव से निकली, निगेटिव में खत्म। यहां भी ऐसे ही बनेगा, इसमें इस केस में इस पॉजिटिव से निकली यहां तक खत्म, इस पॉजिटिव से निकली अगले वाले के निगेटिव में खत्म, इस पॉजिटिव से निकली अगले वाले निगेटिव में खत्म। हो सकता है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस निगेटिव में जाकर खत्म हो जाए, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरे वाले डाइपोल के निगेटिव में जाके खत्म हो जाए। कब? जब ये एक डाइपोल मोर देन वन चेन का पार्ट बना हुआ है तब। तो इससे क्या हुआ कि जो भी जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है इन दोनों निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव है, ये सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कन्फाइंड। रिमेन कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब बंद हो गया, बंद हो गया। कहां बंद हो गया? विद इन द स्पेसिमेन। जो आपने मटेरियल हाथ में लिया हुआ, इस स्पेसिमेन के अंदर अंदर, इस मटेरियल के अंदर अंदर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर अंदर खत्म हो गया। मतलब इस पोलर डाइलेक्ट्रिक का अगर आप ये इतना बड़ा भी मीडियम ले लें, जितना बड़ा ये डॉट लगा है, इसमें भी करोड़ों डाइपोल्स होंगे, और वो सारे डाइपोल्स कैसे होंगे? रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। जब वो रैंडमली ओरिएंटेड है तो फिर क्या हुआ? तो फिर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर निकल कर नहीं आया। ये पूरा स्पेसिमेन है, अंदर ये इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपने डाइपोल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल कर नहीं आ रही। जब वो बाहर निकल कर नहीं आ रही, जब बाहर की सरफेस पर कोई निगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड नहीं है, ना यहाँ निगेटिव है ना यहाँ पॉजिटिव है, ना यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो फिर इस पूरे के पूरे स्पेसिमेन का डाइपोल मोमेंट बन जाएगा जीरो फॉर द स्पेसिमेन एज ए होल। पूरे स्पेसिमेन के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो, जबकि इसके हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो। इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक electric dipole moment is zero for each constituent particle. Therefore, for the specimen as a whole, electric dipole moment zero. For polar dielectric, electric dipole moment of each constituent particle is not zero, but as a whole, the the electric dipole moment of the whole specimen is zero. Why? Because
The electric dipole constituent electric dipoles are randomly oriented, forming closed chain such that each particle is a part of at least one chain. It may be part of more than one chain, but every particle is a part of some closed chain, so that the electric field remain confined within the specimen, and hence the net electric dipole moment of the specimen is zero in the absence of external electric field. अगर इसे आपने बाहरी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है तब की बात है ये. When kept in एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, when exposed to external electric field, when kept in external electric field, तब क्या होता है? तब क्या होता है? देखो ध्यान से, आप सब जानते हैं कि अल्टीमेटली एटम क्या है? एटम का एक तो न्यूक्लियस है विच इज पॉजिटिव, और दूसरा इसके चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स. और वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है एक्चुअली, आजकल हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि वो इतनी तेजी के साथ घूम रहे हैं कि उनकी पोजीशन का कुछ हमें पता ही नहीं चलता कहाँ है, कैसे है, क्या. ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड. अब आपने इसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज कर दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इसे रख दिया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताइए क्या इफेक्ट पड़ेगा? इस पॉजिटिव चार्ज पर तो एक फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एफ, एफ ई वेक्टर मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड. और जो निगेटिव क्लाउड है, निगेटिव क्लाउड पर भी फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब न्यूक्लियस तो होता है भारी भरकम, न्यूक्लियस तो भारी भरकम है, हैवी है, ये अपनी जगह से नहीं हिलता. इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जो न्यूक्लियस को उसकी जगह से हिला दे, हम नहीं लगा पाते. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, घूम रहा है वैसे भी, तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में. और ध्यान से देखना, अब कंडीशन आपकी क्या बनी? अब कंडीशन ये बनी कि ये जो आपका पॉजिटिव था न्यूक्लियस अपनी जगह लगा रहा, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये शिफ्ट हो गया, समझ रहे हैं? ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब तक सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज सेम. पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी यही है और नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर है. लेकिन इस बार क्या हुआ? अब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अपनी जगह लगा रहा, लेकिन नेगेटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा सा खिसक गया. अब नेगेटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा सा अलग हो गया पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से. तो कुल मिलाकर इधर तो हल्का सा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और यहाँ क्या डेवलप हो गया? हल्का सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं P वेक्टर इज इंड्यूस्ड. P वेक्टर इंड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया. ओरिजिनली था नहीं. किसकी बात है? ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात है. ओरिजिनली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अपना डाइलेक्ट्रिक मोमेंट जीरो था, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो था ओरिजिनली इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन वन, सॉरी, इज नॉट इक्वल टू जीरो. अब जीरो से कुछ ज्यादा हो गया. कब? जब आपने इसे रखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया. बहुत ज्यादा भी शिफ्ट हो सकता है, उसे भी डिस्कस करेंगे हम. ठीक है, तो अब क्या हिसाब बना? देखो ध्यान से, अब हिसाब ये बना कि जब आपने रखा इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, कहाँ रखा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इसे रखा, तो क्या हुआ कि इसमें डाइपोल बन गए. डाइपोल थे नहीं, डाइपोल बन गए, डाइपोल बन गए. डाइपोल इस तरह से बन गए कि
उनका डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर पैरेलल टू एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ा कि एक साइड पर नेगेटिव चार्ज आ गया हल्का सा, दूसरे साइड पर हल्का सा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब नेगेटिव पॉजिटिव डेवलप होते चले जाएंगे। तो अब कुल मिलाकर के इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी अब जीरो नहीं रहा, जीरो से कुछ ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में। तो ओवरऑल पूरे के पूरे स्पेसिमेन में भी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। अब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, जीरो से ऊपर है। ठीक है जी, अब देखना आगे। ये तो बात थी किसकी, ये बात की थी, ये देखो ध्यान से, नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है क्योंकि था नहीं, बन गया। और पोलर डाइलेक्ट्रिक में तो पहले ही थे आपके, पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या थे, पोलर डाइलेक्ट्रिक में तो पहले ही आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने आप में इलेक्ट्रिक डाइपोल थे। जब आपने पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखा, पोलर डाइलेक्ट्रिक को आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड, तो फिर क्या हुआ, जो डाइपोल रैंडमली ओरिएंटेड थे वो भी क्या हो गए, वो आपके अलाइंड हो गए इन द डायरेक्शन टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे अप्लाई, डायरेक्ट ये कुल मिलाकर के यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ हल्का सा पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपके जो कंस्टिट्यूएंट डाइपोल्स थे, कंस्टिट्यूएंट डाइपोल गेट अलाइंड, गेट अलाइंड कहाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अप्लाइड। तो अब पूरे के पूरे स्पेसिमेन के लिए एज ए होल अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, अब इसमें भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया। लेकिन यहाँ इंड्यूस नहीं हुआ है, यहाँ इंड्यूस नहीं हुआ है। इंड्यूस कहाँ हुआ है, इंड्यूस तो आपका नॉन पोलर में इंड्यूस हुआ है। नॉन पोलर में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इंड्यूस्ड, डाइपोलर में ऑलरेडी था, दे गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अप्लाइड, जिस फील्ड को आपने अप्लाई करा उसी के डायरेक्शन में अलाइंड हो गए। तो कुल मिलाकर यहाँ भी डाइपोल मोमेंट पूरे स्पेसिमेन का नॉन जीरो हो गया और यहाँ भी पूरे स्पेसिमेन का डाइपोल मोमेंट हो गया नॉन जीरो, जीरो से ऊपर हो गया। ठीक है, जब एक्सटर्नल फील्ड में आपने अप्लाई एक्सपोज किया तो यहाँ भी दोनों ही स्पेसिमेन आपके डाइपोल मोमेंट शो करने लगेंगे। नॉन पोलर वाला कैसे शो करेगा, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, पोलर वाला कैसे करेगा, डाइपोल अलाइंड हो गए। किस हद तक अलाइंड हो गए ये डिपेंड करेगा तीन चार फैक्टर्स पर। पहला फैक्टर कि आपने कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, दूसरा फैक्टर खुद इसका अपने नेचर क्या है, तीसरा फैक्टर टेम्परेचर क्या है। ऐसा नहीं है कि 100% अलाइंड हो जाएंगे, ये तो मैंने अलाइन बना लिए सारे, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि पार्शियल अलाइनमेंट हो, कुछ अभी भी क्लोज चेन में बसे हुए हैं लेकिन कुछ अलाइंड हो गए, कुछ अभी भी क्लोज चेन में बनाए हुए हैं, कुछ अलाइंड हो गए। तो कितने परसेंट का अलाइंड हो जाए, अलाइनमेंट होगा, ये डिपेंड करेगा आपके एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड पर, खुद इसके नेचर पर और टेम्परेचर पर। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि जब 100% अलाइनमेंट हो जाए, 100% अलाइनमेंट हो जाए। इसी तरह यहाँ जो डाइपोल इंड्यूस हुआ है, जरूरी नहीं कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में इंड्यूस हो जाएगा। हो सकता है कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अभी भी बच गया जिसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस नहीं हुआ। इसकी में भी कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा डिपेंड करता है आपने कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, प्लस खुद इसका अपना क्या नेचर है, प्लस प्लस टेम्परेचर कितना है, और भी कुछ फैक्टर्स हैं। समझ आई बात। तो लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों में ही क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका इंड्यूस हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर हुई सबको।